इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। और ये वीडियो नंबर 4 इस चैप्टर का। इसके पहले 3 वीडियोस किए मैंने इस चैप्टर के ऊपर। तो अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां पर प्लेलिस्ट का लिंक है, जिससे आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। तो अब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वैसे फ्रूट क्रॉप्स के बारे में जो कि ग्रेन्स नहीं है, यानी कि पिछले वीडियो में हमने ग्रेन्स को कंप्लीट किया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे फूड क्रॉप्स को पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है शुगर केन। शुगर केन यानी कि गन्ना। तो शुगर केन जो है वो एक तरीके का ट्रॉपिकल और इसके साथ ही सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, यानी ट्रॉपिकल रीजन में भी इसको उगाया जा सकता है और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी उगाया जा सकता है। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूं, क्योंकि ये वर्ड जो है ये बार बार आने वाला है। देखिए, मान लीजिए ये आपका अर्थ है और यहाँ से आपका इक्वेटर जा रहा है, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो इसके बीच में जो आपका रीजन आ गया ये आपका हो गया ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और इसके ऊपर 30 डिग्री तक जो आपका रीजन आ गया, ये छोटा सा, ये इंडिया में भी रीजन ये है, तो ये आपका हो गया सब ट्रॉपिकल रीजन। तो ये हो गया ट्रॉपिकल और ये हो गया सब ट्रॉपिकल। तो ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा भी कई सारे क्लासिफिकेशन है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल के, तो इसको आप सिंपली समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद अब हम शुगर केन को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, शुगर केन जो है वो आपको हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में काफ़ी अच्छी तरीके से उगता है। और इसके साथ ही जो टेम्परेचर होना चाहिए इसके उगने के लिए, वो होना चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए, यानी बारिश होनी चाहिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में। और उन रीजन्स में जहां पर बारिश की कमी है या फिर पानी की कमी है, वहां पर आप इरिगेशन के जरिए भी पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। और शुगर केन जो है वो बहुत ही आसानी से वैरायटी ऑफ जो सॉइल है यानी मिट्टी है वहां पर आप उगा सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइप की मिट्टी नहीं चाहिए इसको उगने के लिए। और इसको उगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर की ज़रूरत होगी, यानी आपको पर्सनली इसमें काम करना होगा, इन्वॉल्व होना होगा, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक। और इसके साथ ही जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का ब्राज़ील के बाद, यानी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? ब्राजील है। और जो शुगर केन है वो मेन सोर्स है आपके शुगर का, गुड़ का, खंडसारी का और मोलासिस का। और जो मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग आपके स्टेट्स हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा, यानी इन राज्यों में सबसे ज़्यादा शुगर केन को उगाया जाता है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं ऑयल सीड्स के बारे में। ऑयल सीड्स जिसको कि हिंदी में हम तिलहन कहते हैं। तो देखिए, 2008 में जो इंडिया था वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का पूरे वर्ल्ड में, चाइना के बाद। ग्राउंडनट क्या है? एक तरीके का ऑयल सीड है, एक तरीके का तिलहन है। और रेप सीड के मामले में, यानी जो आपके वैसे सीड या फिर वैसे अनाज जिनको यूज़ किया जाता है तेल निकालने के लिए, उसको हम रेप सीड कहते हैं। रेप सीड के प्रोडक्शन के मामले में जो इंडिया था वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था पूरे वर्ल्ड में, कनाडा और चाइना के बाद 2008 में। और जो अलग अलग ऑयल सीड हैं जो कि पूरे इंडिया में उगाए जाते हैं, वो पूरे इंडिया के जो खेती के इलाके हैं उसके 12% को कैप्चर करते हैं। यानी कि मान लीजिए कि इतना बड़ा एरिया में अगर पूरी इंडिया में फसल हुआ है तो उसका 12% जो रीजन है वो आपका सिर्फ और सिर्फ तिलहन है, यानी कि जो आपका ऑयल सीड्स हैं। और जो मेन ऑयल सीड्स हैं जिनको कि इंडिया में उगाया जाता है वो हैं ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सिसेमम जिसको कि तिल कहते हैं, और सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लीन सीड, सनफ्लावर। और ये जो है इनमें से ज़्यादातर जो हैं उनको यूज़ किया जाता है फूड के लिए, यानी जो आपका खाने के तेल होते हैं उनको उनके लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें से लेकिन कुछ जो है उनको रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज़ किया जाता है, सोप, कॉस्मेटिक या फिर ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए। और यहाँ पर आगे इन सभी को बारे में थोड़ी थोड़ी बात की गई है, यानी जितने भी आपके यहाँ पर ऊपर हमने बात की टाइप्स, कैस्टर सीड, इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी बात की है। तो सबसे पहले देखिए ग्राउंडनट की बात की गई है। तो देखिए, ग्राउंडनट जो है वो एक तरीके का खरीफ क्रॉप है। और पूरे जो आपके मेजर ऑयल सीड्स हैं उनमें से जो हाफ प्रोडक्शन है वो आपको ग्राउंडनट ही होता है इंडिया में। और जो गुजरात है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का। और इसके बाद आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 2011-12 में, यानी डाटा ये जो आपका दिया गया है ये वाला कि गुजरात सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ये 2011-12 में था। और इसके बाद लिनसीड की बात की गई है। जो लिनसीड और जो मस्टर्ड है ये रबी क्रॉप्स हैं। और इसके साथ ही जो सिसम है यानी तिल जो है वो एक तरीके का खरीफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में, और रबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। और इसके साथ ही जो कैस्टर सीड है उसको रबी और खरीफ दोनों क्रॉप के रूप में उगाया जाता है। तो इसके बाद यहाँ पर हमारा ऑयल सीड कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और है हमारा आगे
टी। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं टी यानी कि चाय। देखिए टी कल्टीवेशन जो है वो एक तरीके का प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। प्लांटेशन आपने पहले पढ़ा है, सेकंड नंबर वीडियो में मैंने इसको पढ़ाया है, तो आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा तो देखिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, यानी टी को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में ब्रिटिशर्स द्वारा। लेकिन आज जो है वो ज़्यादातर आपको टी प्लांटेशन जो है वो इंडियंस द्वारा किया जाता है, इंडियंस उसके मालिक हैं। और जो टी प्लांट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से उगता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में, जहां पर आपको डीप और फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, यानी कि डीप भी होना चाहिए, फर्टाइल भी होना चाहिए, और जहां पर ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी अच्छी मात्रा में मौजूद हो। और जो टी बूसेज होते हैं उसको काफ़ी वार्म और मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है पूरे साल। ऐसा नहीं कि कुछ साल मॉइस्ट है कुछ साल मॉइस्ट फ्री है, मेरा मतलब कुछ महीने मॉइस्ट है कुछ महीने मॉइस्ट फ्री है, वैसा नहीं होना चाहिए। पूरे साल मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए क्लाइमेट। और फ्रीक्वेंट सावर भी चाहिए इसके लिए, जो कि पूरे साल यानी कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और इसकी वजह से जो आपका लीव्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो होंगे। और टी जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ता है लेबर के रूप में, तब जाकर ये अच्छी तरीके से उगता है। और इट रिक्वायर्स एबंडेंट एंड चीप स्किल्ड लेबर, यानी कि इसमें आपको काफ़ी बड़ी मात्रा में लेबर यानी लोगों की ज़रूरत होती है काम करने के लिए। और टी जो है टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। तो देखिए टी जो है उसको उस टी गार्डन में ही रिस्टोर किया जाता है, मेरा मतलब है वहाँ पर उसको प्रोसेस किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे हैं टी कल्टीवेशन का, दोनों इमेज हैं टी कल्टीवेशन का, यहाँ पर हार्वेस्टिंग हो रहा है और यहाँ पर एक टी कल्टीवेशन का इमेज दिखाया गया है। और जो मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं वो है असम, और इसके बाद है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपका दार्जिलिंग के हिल्स या फिर जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है वो रीजन, तमिलनाडु और केरला। और इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, मेघालय है, आंध्र प्रदेश है और त्रिपुरा है, यहाँ पर भी टी प्रोडक्शन होता है, लेकिन उतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं होता जितना इन स्टेट्स में होता है, यानी असम और वेस्ट बंगाल और केरल तमिलनाडु में जितना होता है वह उतना आपको इन स्टेट्स में नहीं होता है। और 2008 में अगर हम बात करें तो इंडिया जो था वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था टी का, चाइना और टर्की के बाद। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम पढ़ते हैं कॉफ़ी को। तो देखिए कॉफ़ी जो है वो इंडिया में 2008 में जो इंडिया था वो पूरे वर्ल्ड का 3.2% कॉफ़ी प्रोड्यूस कर रहा था। और जो इंडियन कॉफ़ी था वो पूरी दुनिया में जाना जाता है अपने गुड क्वालिटी के लिए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लिए। जो अरेबिका वेराइटी है कॉफ़ी की जो कि इंडिया में उगाई जाती है, जिसको कि यमन से शुरू में लाया गया था, ये काफ़ी फेमस है पूरे वर्ल्ड में और काफ़ी इसकी मांग है जो कि इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। और ये जो वेराइटी है पूरे वर्ल्ड में काफ़ी इसका डिमांड है। और शुरुआत में इसका जो कल्टीवेशन है उसको बाबा बुदान हिल्स में इंट्रोड्यूस किया गया था, लगाया गया था। और आज भी इसका जो कल्टीवेशन है वो उसी रीजन में है और वहाँ से दूसरे रीजन्स में नहीं फैला है। और इसका जो कल्टीवेशन है वो आपको नीलगिरी जो रीजन है आपका कर्नाटका में, केरल में और तमिलनाडु में, इसी रीजन में आपका होता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे अब हम पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो देखिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो हैं यानी कि आपका जो फल फूल सब्जी ये हो गए। 2008 में जो इंडिया था वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का पूरे वर्ल्ड में, चाइना के बाद। और इंडिया जो है वो प्रोड्यूसर है ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स का। और देखिए यहाँ पर कुछ नाम बताए गए हैं कि किन राज्यों में कौन कौन फल को उगाया जाता है। तो देखिए मैंगो उगता है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में। ऑरेंज उगता है आपका नागपुर और चेरापूंजी में जो कि है मेघालय में। और इसके बाद बनाना उगता है यानी केला उगता है केरल और मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन जगहों पर। और जो लीची और गुआवा है वो आपको उत्तर प्रदेश, बिहार में मिलता है। और इसके साथ ही आपका जो पाइनएप्पल है वो मेघालय से आता है और जो ग्रेप्स हैं वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र से आते हैं। और इसके साथ ही जो आपके एप्पल्स हैं, पियर्स हैं, एप्रिकॉट्स हैं और जो वालनट्स हैं ये आते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से। और इनका काफ़ी डिमांड है आपको पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज आपको दिखाया गया है एप्पल्स, इन बहुत सारे फलों के इमेजेस हैं यहाँ पर। और इंडिया जो है वो पूरी दुनिया का करीब 13% वेजिटेबल प्रोड्यूस करता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ का जो फल है यानी जो इंडिया जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है पी का, कॉलीफ्लावर का, ऑनियन का, कैबेज का, टोमेटो का, ब्रिंजल का, पोटैटो का, इन सभी वेजिटेबल्स का। और इसके अलावा और भी वेजिटेबल्स हैं जिसका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि इसी वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं, वो है हमारा नॉन फूड क्रॉप्स। इसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा रबर।
तो देखिए रबर जो है वो एक तरीके का इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट अंडर स्पेशल कंडीशंस इट इज आल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। तो देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि रबर देखिए आपका इक्वेटोरियल क्रॉप है, लेकिन इसको स्पेशल कंडीशन में हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी उगा सकते हैं। यानी जो आपका इंडिया है वो आपका ट्रॉपिकल आधा है और आधा सब ट्रॉपिकल एरिया है, तो इसलिए इन रीजन्स में भी हम उगा सकते हैं। और रबर को उगने के लिए मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, और रेनफॉल जो है वो होना चाहिए मोर देन 200 सेंटीमीटर, और जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। और रबर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, और इसको मेनली ग्रो किया जाता है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका और अंडमान निकोबार आइलैंड में, और इसके साथ ही मेघालय के गारो हिल्स में। और 2010-11 में जो इंडिया था वो फोर्थ था वर्ल्ड नेचुरल रबर प्रोड्यूसर में, यानी नेचुरल रबर जो है इसके प्रोड्यूसर में नंबर 4 पर था इंडिया। और यहाँ पर आपको दिया गया है कि कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रबर उसका किन किन चीज़ों में उपयोग किया जाता है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट, वो है फाइबर क्रॉप्स। तो देखिए फाइबर क्रॉप्स जो हैं यानी रेशेदार जो आपके क्रॉप्स है उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क जो हैं वो 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स है जिनको इंडिया में उगाया जाता है। और जो फर्स्ट 3 हैं वो डिराइव होते हैं क्रॉप से जिनको कि सॉइल में उगाया जाता है, और जो अंत लास्ट वाला है यानी जो सिल्क है उसको ऑब्टेन किया जाता है ककून से, यानी कि जो सिल्क वॉर्म है उनके द्वारा। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए कहा गया कि रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेरीकल्चर क्या होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि देखिए सिल्क वॉर्म को अगर हम पाल रहे हैं सिल्क फाइबर को प्रोड्यूस करने के लिए तो उसी को हम सेरीकल्चर कहते हैं। इसके बाद सबसे पहले आ जाता है आपका कॉटन। देखिए इंडिया जो है इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। देखिए इंडिया को मेन कॉटन प्लांट के होम के रूप में माना जाता है। कॉटन एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। 2008 में जो इंडिया था वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का चाइना के बाद, और कॉटन जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से उगता है। जो ब्लैक कॉटन सॉइल है डेक्कन प्लेटू रीजन में उसके ड्रायर पार्ट्स में काफ़ी अच्छी तरीके से उगता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो कॉटन को उगने के लिए काफ़ी हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और इसके साथ ही लाइट रेनफॉल या फिर इरिगेशन को प्रोवाइड करना होता है ताकि वो अच्छी तरीके से उग सके। और इसको उगने के लिए 210 फ्रोस्ट फ्री डेज की ज़रूरत होती है और ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत होती है इसके ग्रोथ के लिए। और ये एक तरीके का खरीफ क्रॉप है और इसको 6 से 8 महीने लगते हैं मैच्योर होने में। और जो मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा आ जाता है जूट। जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं, और जूट जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से उगता है वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल में, यानी कि वैसे सॉइल में जो कि हर साल नहीं होती है, यानी हर साल जहाँ पर बाढ़ आता है या फिर हर साल जहाँ की मिट्टी जो है वो चेंज हो जाती है, ऐसे रीजन में काफ़ी अच्छी तरीके से उगता है, जिसको कि सिंपली हम फ्लड प्लेन्स कहते हैं। उन रीजन्स को फ्लड प्लेन्स हम कहते हैं जहाँ पर जो मिट्टी है वो हर साल नहीं हो जाती है बाढ़ की वजह से या फिर वहाँ पर पानी के फ्लो की वजह से। और इसको उगने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है इसके ग्रोथ के समय में। और इसके साथ ही जो आपका वेस्ट बंगाल है, बिहार है, आसाम है, उड़ीसा है और मेघालय है, ये मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। और इसको यूज़ किया जाता है आपको गनी बैग्स बनाने में, मैट्स बनाने में, रोप्स बनाने में, यार्न, कारपेट्स और दूसरे आर्टिफैक्ट्स बनाने में। और इसके हाई कॉस्ट की वजह से इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स, यानी इसके महंगे होने की वजह से जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो इसकी जगह ले रहे हैं। और इसके साथ ही जो पैकिंग मटेरियल्स हैं या फिर और भी जो दूसरे चीज़ें हैं वो इसको रिप्लेस कर रहे हैं, जिसमें मेनली आपका नाइलन है, क्योंकि इसको प्रोड्यूस करना या फिर इसका जो प्राइस है जूट का वो काफ़ी हाई होता है। इसके बाद आगे अगर हम बढ़ें तो आगे हमारा टॉपिक आ जाता है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।